Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and Jule to all my dear students, viewers. कैसे हैं आप सब? मैं सजाद हुसैन आपका टीचर एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ाया था क्लास 9 का जो पॉलिटिकल साइंस है, दैट इज़ सोशल साइंस ऑफ क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस ब्रांच है। उसी का हमने चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ ऑफ क्लास 9, जिस चैप्टर का नाम था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक पार्ट इस वीडियो का, ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम पहले वाला कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज तक बताया कि पहले वाले वीडियो में कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें समझना है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। एक इलेक्शन को जो है डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या ना हो, इलेक्शंस होते हैं हर कंट्री में, ठीक है। हर कंट्री में नहीं, कुछ कंट्रीज़ में। डेमोक्रेटिक कंट्रीज सारे कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कुछ कुछ कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शन में फ़र्क है, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसका कास्टिंग का उसका जो प्रोसीजर है वो अलग है, जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसका प्रोसेस अलग है। तो आज हम बताएंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, चलो हम मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो क्या हम हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक कहेंगे? मींस एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है क्या होता है, ठीक है। एक जमहूरियत वाला इलेक्शन जो हम नुमाइंदा चुनते हैं वो क्या होता है। Elections can be held in many ways. All democratic countries hold election, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish democratic elections from any other election? We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition of a democratic election. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में कहता है कि इलेक्शंस तो बहुत होते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन होता है और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होता है। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो क्या है। तो अगर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान में होता है, जहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आपका इलेक्शन हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होता है और जो इलेक्शंस होता है वो सच में एक डेमोक्रेटिक होता है या नॉन डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। जैसे हम इंडिया को कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन सही तरीके से होता है? क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है वो सबको चांस मिलता है? अगर सही तरीके से होता है, सबको चांस मिलता है, पीपल्स को चॉइस मिलता है, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस हुकूमत को हम चेंज करते हैं, तो हम उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकता है, नहीं तो हम उसको नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एग्जांपल क्या है? चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लोगों को वोट करना है, इलेक्शंस भी होता है, टाइम टू टाइम इलेक्शंस भी होता है, ठीक है, लेकिन लोगों को वोट भी करना है। उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्यों कहता है? क्योंकि चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। क्योंकि उस पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना में कोई भी दूसरा पार्टी नहीं है, तो कोई भी पॉलिटिकल कंपटीटर नहीं है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम है। लोग वोट करेंगे, लेकिन किसको? सिर्फ उसी पार्टी को। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, ये जमहूरियत वाला इलेक्शन नहीं हुआ। लोग इलेक्शन तो करेंगे, लेकिन शख्सी राज की तरह सिर्फ उसी पार्टी को करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। चाहे बुरा करे अच्छा करे, ठीक है, अच्छा लीडर हो बुरा लीडर हो, कुछ भी हो, एट एनी हाउ एनी कास्ट, ठीक है, पीपल हैव टू कास्ट देयर वोट्स टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बट इन इंडिया, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान को हम
डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे, चाइना को हम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्शन तो होता है लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं होता है, सिर्फ एक ही पार्टी होता है, शख्सी राज की तरह होता है, बस कहने को इलेक्शन होता है, बाकी कुछ भी बादशाही राज से कुछ भी ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है हमारे हिंदुस्तान का है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. सबसे पहले ये याद रखना डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि हर एक इंसान, हर एक बंदा जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, हमारे हिंदुस्तान की तरह जो जमहूरियत है जो कंट्री, उसमें हर एक इंसान और हर एक बंदा जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या 18 साल से ऊपर, वो मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, काला हो, कुछ भी हो, सफ़ेद हो, रंग जो भी हो, कोई भी नस्ल का हो, जो 18 साल का हो वो इलेक्शन दे सकता है। और हर एक इंसान जो है सिर्फ एक वोट दे सकते हैं और हर एक की वोट का वैल्यू बराबर है। अमीर एक वोट करेंगे उसका भी वैल्यू और गरीब एक वोट करेंगे, दोनों का वोट का वैल्यू बराबर है। ये नहीं कि अमीर के पास ज़्यादा पैसा है तो उसकी वोट का ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। सेकंड, दूसरा डेमोक्रेटिक इलेक्शन का दूसरा मकसद क्या है? There should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should also some real choice to the voters. देखो, अगर हम चाइना की इलेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे वोटर्स के लिए कोई चॉइस नहीं है। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। तो वहाँ पे चाइना की पीपल्स को क्या होता है, चाइना में लोगों को जो है किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को वोट करना ही करना है, ठीक है। देखो भाई साहब, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को वोट कर रहे हैं क्योंकि एक ही पार्टी है, इलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उस इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, पीपल्स को चॉइस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। कम से कम दो पार्टी होना चाहिए भाई, ये गलत है तो ये सही है, ये गलत करेगा दूसरे को वोट डालेंगे। लेकिन चाइना में एक ही पार्टी है तो हम चाइना के इलेक्शन सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, तो लोगों को ओपन चॉइस होते हैं, वो जिसको भी चाहे अपनी पसंद को वोट दे सकता है। ये एक निशानी है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। नंबर थर्ड जो है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। नंबर थर्ड ये होना चाहिए कि अपने मर्जी से एक इंसान जो है 10 साल 20 साल कुर्सी पे बैठेगा ना, ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अगर आपका कंट्री डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अगर आपके यहाँ पे इलेक्शन होता है तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, जैसा आपकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपको कुर्सी से हटना है, फिर दूसरे को उस कुर्सी पे आना है, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नंबर फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कौन कुर्सी पे बैठता है? इलेक्शन पे फॉर एग्जांपल मैं भी निकला, दूसरा और एक इंसान भी निकला, ठीक है। कांग्रेस भी, बीजेपी भी, बीएसपी भी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, और समाजवादी पार्टी, इस तरह से हिंदुस्तान में बहुत सारे पार्टीज हैं, ठीक है। चाहे वो नेशनल लेवल इलेक्शन हो या स्टेट लेवल इलेक्शन हो या रीजनल या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हो, हर कोई पार्टी के बगैर आप इंडिपेंडेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को। जितना लोग इलेक्शन के लिए निकलेंगे उतना ज़्यादा कंट्री डेमोक्रेटिक माना जाएगा क्योंकि लोगों के लिए चॉइस ज़्यादा होगा। तो होना क्या चाहिए, जीतेगा कौन? वही इंसान मतलब कुर्सी पे बैठेगा लास्ट में जिसको लोगों का वोट ज़्यादा आ जाता है। ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का साइन है। फिफ्थ और लास्ट क्या है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज देयर रियली विश। इलेक्शन ऐसे होना चाहिए जहाँ पे कोई रिश्वत, कोई पैसा या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई मारपीट ना हो, कोई खून खराबा ना हो। जहाँ कहीं भी ऐसा इलेक्शन होता है, पीसफुल इलेक्शन होता है और लोगों की मर्ज़ी से इलेक्शन होता है, विदाउट एनी मेल प्रैक्टिसेस, विदाउट एनी मनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी मसल पावर इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे, साफ़ व शिफाफ इलेक्शन। और उस इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी कहेंगे, ठीक है। दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस बट देयर आर सम मेनी कंट्रीज वेयर दिस आर नॉट फुलफिल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशंस टू द इलेक्शंस held in our own country. It is to see if we can call this
डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें कहने में आसान है, चलो आसान है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। इलेक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पैसे नहीं खाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुंह पे कहने में बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में करने में बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम देखते हैं कि अपने ही देश हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, जो बहुत बड़ा वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान में कैसे टाइप के इलेक्शंस होता है और किस टाइप के यहाँ पे इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये अच्छा है, ठीक है। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। आपने सुना होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टीज़ के बीच में वोट हासिल करने के लिए जंग होता है, ठीक है। ये पार्टी कोशिश करता है, स्पीच करता है, घर घर में जाता है, भाई साहब मुझे वोट दे दो, ये करो, वो करो, मैं आपको वो दूंगा, ये दूंगा। दूसरा पार्टी आता है 2 दिन बाद, वो दूंगा, वो ये करूंगा, ठीक है। तो हर कोई पार्टी जो है अपने आप को वोट हासिल करने के लिए हर किस्म की कोशिशें करते हैं, ठीक है। गलत काम भी करते हैं, सही काम भी करते हैं, किस तरह, किस लिए, ताकि उसको वोट आ जाए और कुर्सी उसको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या ये सारे पॉलिटिकल कंपटीशन, जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है हिंदुस्तान में या किसी और कंट्री में वोट हासिल करने के लिए, क्या ये सही है। चलिए हम देखते हैं कि ये सही है कि और गलत है, ठीक है। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। द मोस्ट obvious form in the competition among political parties at the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि चाहे वो हमारा देश इंडिया हो या कोई और देश हो, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर इलेक्शन आपको करना है तो आपको कंपटीशन तो करना ही करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 या 15 या 5 पॉलिटिकल पार्टी है, हर पार्टी जो है इलेक्शन की हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, और हर इंसान जो है अपनी पार्टी को वोट देने की कोशिश भी करेंगे, अपनी पसंद की लीडर्स को चुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन के बीच में, इलेक्शन के टाइम पे कंपटीशन होता है, और कंस्टिट्यूंसी लेवल पर भी कंपटीशन होता है। कंस्टिट्यूंसीज किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे लद्दाख से एमपी जाने वाला है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारे लद्दाख का, यूटी लद्दाख का सिर्फ एक एमपी जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। पार्लियामेंट में जो एमपी जाता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से जाता है। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लद्दाख इज़ ए सिंगल कंस्टिट्यूंसी, जहाँ से सिर्फ एक एमपी जाएंगे, ठीक है। अगर हम हमारे एमपी इलेक्शन की बात करेंगे तो पिछले साल हमारे यहाँ से एमपी के लिए 2-3 कैंडिडेट्स निकले थे, लेह से और करगिल से भी, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख का, लेह और करगिल, दोनों से एमपीज़ के लिए फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे कंस्टिट्यूंसी लेवल, क्योंकि लद्दाख हमारा कंस्टिट्यूंसी है। तो इसी कंस्टिट्यूंसी लेवल पर जो फॉर्म अप्लाई किया था पॉलिटिशियंस ने, उस टाइम पे वोट हासिल करने के लिए हर एक ने अपना कोई भी, मतलब हर कस्म का कोशिश किया। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वोट हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि विदाउट कंपटीशन इलेक्शन इज़ पॉइंटलेस, इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो इसका इलेक्शन की कंपटीशन का पॉजिटिव साइड हो गया, चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम देखेंगे बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो आप फिर से पूछता है कि चलो अच्छी बात है, कंपटीशन होता है तो इलेक्शन ज़िंदा रहता है, इलेक्शन का रूह ज़िंदा रहता है, नहीं तो इलेक्शन मुर्दा जैसा लगता है जब कोई कंपटीशन ही ना हो। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये सही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो, ठीक है। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। इट क्रिएट्स a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of the people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win election fights does not allow sensible long-term policies to be formulated, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि भाई साहब चलो आपका इलेक्शन में कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन ये कंपटीशन अच्छी बात भी है, लेकिन एक तरफ से ये कंपटीशन बहुत बुरी बात है, किसके लिए, हमारे समाज के लिए। क्योंकि हाँ, हर चीज़ का मेरिट्स और डिमेरिट्स, फ़ायदा और नुकसान होता है। इलेक्शन का जो कंपटीशन होता है पॉलिटिशियंस के बीच में वोट हासिल करने का, उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। फ़ायदा मैंने आपको बताया कि इससे जो है इलेक्शन का रूह ज़िंदा रहेंगे, लोग काफ़ी एनर्जेटिक हो जाएंगे और वोटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे।
लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसकी वजह से समाज में काफ़ी तफर्रुक़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई और बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, तो मेरे और उसके बीच में एक दुश्मनी हो जाते हैं। तो मेरे और उसका जो फॉलोवर्स जो पब्लिक है उसके बीच में जो है रिलीजियस बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, एजुकेशनल बेसिस पे, हर जगह फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेबरहुड में, हमारे हमसायों के बीच में, हमारे विलेजर्स के बीच में, हमारे शहरियों के बीच में, सबके बीच में जो है एक थोड़ा सा डिसयूनिटी होता है, नाइत्तेफाक़ी पैदा हो जाते हैं, नफ़रत सी हल्की सी पैदा हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन के बीच में हर कोई अपना अपना पार्टी चूज़ करते हैं, तो सोचता है कि उनसे तो क्या बात करना, वो तो दूसरे पार्टी का है, ठीक है। तो कुर्सी की लालच में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों के दिल में नफ़रत फैला देते हैं एक दूसरे पार्टी के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से पूरा सोसाइटी सफ़र करता है। और इलेक्शन का बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि इसकी वजह से पॉलिटिशियंस जो है समाज में डिसयूनिटी और नाइत्तेफाक़ी, फ़साद, फितना पैदा करते हैं। तो ये इलेक्शन का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और एक बात यह है कि ये अपने गंदे और डर्टी पॉलिटिक्स और गंदे ट्रिक्स और टिप्स की वजह से समाज में जो है काफ़ी तफर्रुक़ा और एक दूसरे को गाली गलौज भी देते हैं। और इसका जो मेन इम्पेक्ट और बुरा असर पड़ता है वो ना तो इन पॉलिटिशियंस पर पड़ता है बल्कि हमारे समाज की तरक्की के ऊपर पड़ता है। डेमोक्रेसी का मकसद ये था कि भाई साहब किसी भी तरीके से हम अपने पॉलिटिशियंस को, अपने लीडर्स को चुन के समाज में तरक्की करें, लेकिन ये इलेक्शन के पीछे खाने पीने के चक्कर में रहेंगे, मनी और मसल पावर दिखाएंगे या अपनी कुर्सी के पीछे दौड़ेंगे, तो इस सिलसिले में हमारे समाज का डेवलपमेंट जो है वो अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे, डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। तो ये इलेक्शन का और इलेक्शन जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसका एक डिमेरिट्स हैं, ठीक है। इसका मेरिट्स भी हैं, हर चीज़ का मेरिट्स भी होता है, डिमेरिट्स भी होता है। तो यहाँ पे इसके बाद बताया है कि भाई साहब इसके बाद है यहाँ पे क्या है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि सम मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट इंटर दिस एरिना, दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो इन पॉलिटिशियंस और इनके जो बीच में जो पॉलिटिकल कंपटीशंस होता है वोट के लिए, ठीक है, समाज के कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से समाज में फासाद फितने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अगेन our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elected as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated by the desire to serve them. Political competition is not because in such an ideal world, but that is not what happens in real world. Political leaders all over the world, like all the professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They wanted to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well as, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. तो इस पैराग्राफ में ये कहता है कि भाई साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स को ये पता था कि अब हमारा हिंदुस्तान, इंडिया जो है अब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो इसमें इलेक्शंस तो पक्का होंगे। जब इलेक्शंस होंगे तो लोगों के बीच में, सियासतदानों के बीच में कंपटीशंस तो पक्का होंगे। जब कंपटीशंस होंगे तो लोगों और सियासत पॉलिटिशियंस के बीच में नफरत होंगे। तो इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कि वो अपने पार्टी को वोट हासिल करने के लिए मुहिम या कैंपेनिंग चला सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई साहब आप अपने आप को वोट हासिल करने के लिए आप लोगों से वोट मांग सकते हो, आप रैलीज कर सकते हो, आप जो है बाकी चीज़ें कर सकते हो एक लीगल कानूनी दायरे में बैठकर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप एक कानूनी दायरे में बैठकर आप अपने लिए वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप गैर कानूनी काम नहीं करोगे, जैसे कि पैसे का या मनी और मसल पावर और धमकियां देना, एक दूसरे को मारने पीटने का धमकी देना वोट के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर हम अपने इलेक्शंस नहीं देंगे, कंपटीशंस नहीं करेंगे पॉलिटिशियंस के बीच में, तो हमारे फ्यूचर लीडर्स को हम कैसे चुनेंगे।
तो एक डेमोक्रेसी जो हमारा हिंदुस्तान में बनाया है उसको मेंटेन रखने के लिए, डेमोक्रेसी का जो कल्चर है उसको रिटेन और कंटिन्यू रखने के लिए इलेक्शंस और पॉलिटिकल कंपटीशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, आप जो है पॉलिटिशियंस पे ऊपर भरोसा रखेंगे, लेकिन उतना हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना कि वो आपके जज्बात और आपके डेवलपमेंट के साथ खेलें। ठीक है, तो हमें अपने लीडर्स को जो है क्रिटिकली उनको उनको जो हमें क्रिटिसाइज़ करना है, हमें अपने लीडर्स को जो है टाइम टू टाइम उनसे क्लास लेना है कि भाई साहब, हमने आपको वोट दिया था, आपने हमारे सोसाइटी के लिए क्या किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी यही सोचकर, इसी उम्मीद और इसी तमन्ना में ये बनाया था कि चलो इलेक्शंस होंगे तो फ्यूचर लीडर्स जो है कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी एक्टिव रहना है कि अपने लीडर्स को क्वेश्चन पूछते रहना है कि आप क्या काम करते हो, आपने क्या किया, क्या आपने नहीं किया। अगर हम पूरा इसके ऊपर छोड़ देंगे, पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ देंगे कि वो हमारे समाज का भला करेंगे, तो ये समाज के लिए रिस्की है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है समाज के लिए गलत भी कर सकते हैं और अपने नफ्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भी देख सकता है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। द अदर मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for doing so. Who decide this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what regular electoral competition does. ठीक है, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ ये कहता है कि भाई साहब चलो इलेक्शन तो होना चाहिए, इसको हम टाल नहीं सकता है। इलेक्शन के बीच में कंपटीशन भी होगा तो समाज में फसाद फितने भी होंगे, नफरत भी होंगे, चलो ये सारी चीज़ें तो साथ ही साथ चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया है कि हम इन सारे चीज़ों को रियल लाइफ में नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि हम ऐसे लीडर्स को चुनें, अनपढ़ और गंवार लीडर्स को चुनेंगे तो वो पार्लियामेंट में जाके अनपढ़ वाला बात करेंगे। हम ऐसे लीडर्स को चुने एजुकेटेड जो मिनिमम वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या किसी भी टाइप का वो उसके अंदर एजुकेशन या स्किल हो, हुनर हो। ठीक है, वो पब्लिक स्पीकर हो, अच्छे से बात कर सकते हो, अच्छा तमीज़ हो, अच्छा नॉलेज हो, अच्छा कलम वो चला सकता है। हम ऐसे लीडर्स को अगर हम चुनेंगे इस प्रोग्राम में कहते हैं तो हमारे समाज के लिए वो उतना बुरा साबित नहीं होगा जितना हम एक अनपढ़ लीडर समाज के लिए नुकसानदाह हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि समाज में हम एजुकेटेड पीपल्स को चुनना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकटली। दूसरा, हम इन लीडर्स को क्या करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे उसको हम अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे। जो बुरा काम करेंगे लोगों के लिए, उन लीडर्स को हम पनिशमेंट देंगे। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड क्या होता है, ये कौन देगा, ये पीपल्स देगा। ठीक है, पीपल्स कैसे देंगे? मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक लीडर को चुना 5 साल के लिए, लेकिन वो लीडर जो है हमारे लिए उतना ज़्यादा काम नहीं किया, वो समाज में गलत काम करने लगा, वो समाज में चुगलखोरी करने लगा, वो समाज में अजीब अजीब हरकतें करने लगी, वो समाज में डेवलपमेंट पे कम ध्यान देता है, वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। उसके लिए पनिशमेंट क्या है? अगली बार से उस लीडर को हम चुनेंगे ही नहीं, उसको छुट्टी करेंगे, उस पार्टी और उस लीडर को। ये उसके लिए पनिशमेंट है। तो रिवार्ड क्या है? एक अगर लीडर होता है वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हम अगली बार भी उसको वोट देंगे, फुल मेजोरिटी के साथ जिताएंगे। तो ये जो इसके लिए रिवार्ड हैं। तो अगर हम ऐसे स्टेप्स को अडॉप्ट करेंगे, ऐसे चीज़ों को आजमाएंगे, तो हमारा सोसाइटी जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in their next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to again. पॉलिटिशियंस को पता है स्टूडेंट्स की, अगर एक बार हमने जिस इंसान को वोट दिया उसका 5 साल हुकूमत चलेगी। उस इंसान को पता है, उस पॉलिटिशियन को, कि अगर मैं इस 5 साल में अच्छे से काम करूंगा तो मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में भी लोग मुझे फिर से वोट डालेंगे। अगर मैं इस 5 सालों में गंदा काम करूंगा, समाज के लिए कोई भलाई का काम नहीं करूंगा, तो उस पॉलिटिशियन को पता है कि मैं जो है आने वाले इलेक्शन में हारने वाला हूँ। सो इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give service to the sorry students, service to the customers. If he does not
the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. यहाँ पे ये कहता है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको पावर चाहिए, अगर उसको कुर्सी चाहिए, अगर उसको जीतना है तो उसको लोगों की ख्वाहिश पूरा करना है, ठीक है। अगर मुझे इलेक्शन जीतना है तो मुझे लोगों की उम्मीदों पर उभर आना है, मुझे लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना है, मुझे लोगों की तरक्की के बारे में सोचना है, मुझे सिर्फ अपने पेट के बारे में, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे नेक्स्ट इलेक्शन जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दुकानदार की तरह है, ठीक है। एक दुकानदार हैं, ठीक है, एक दुकानदार हैं, उसका मेन मोटो क्या है कि दुकान से उसको फ़ायदे हासिल करना है, ठीक है। अगर वो दुकानदार क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पर अपने कस्टमर को नाराज़ करता है। आज एक कस्टमर पूछता है कि भाई साहब ये सामान है, तो वो दुकानदार कहता है कि ये सामान नहीं है, कहीं और जाके ले लो, ठीक है। तो कस्टमर को वो गलत तरीके से बात करते हैं, कस्टमर की उम्मीदों को वो पूरा नहीं करते हैं, तो अगले दिन से वो कस्टमर उस दुकान पे आएगा नहीं, आएंगे, आपको भी पता है, ठीक है। तो वो दुकानदार जो है धीरे धीरे वो मार्केट में फेल होते जाएंगे। इसी तरीके से इलेक्शन में भी एक सियासतदान होता है जिसको इलेक्शन, अगर उसको वोट चाहिए तो उसको समाज के लिए अच्छे के लिए काम करना है। अगर उसको सिर्फ ये वाला 5 साल हुकूमत करना है, फिर उसको घर में सो जाना है कंबल में, तो उसको अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वो काम कर सकते हैं। तो एक पॉलिटिशियन के लिए क्या करना चाहिए, उसको डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, उसको तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, उसको लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसको लोगों की उम्मीदों के साथ काम करना चाहिए, तब जाके वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सकता है। जस्ट लाइक ए शॉपकीपर, अगर एक दुकानदार जो है अपने कस्टमर को, अपने जो खरीदने वाला जो इंसान होता है, जो बंदा होता है, उसको नाराज़ करेंगे, जो कस्टमर को नाराज़ करेंगे, तो अगले दिन से वो कस्टमर दूसरे की दुकान के पास जाएंगे, इस दुकानदार के पास नहीं आएंगे। तो ये दुकानदार हार जाएगा, ये दुकानदार घाटे में पड़ जाएगा, ये दुकानदार गरक हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये पॉलिटिशियन जो लोगों का भरोसा तोड़ता है वो नेक्स्ट इलेक्शन में जगह बनाने से महरूम रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। Electoral politics of class chapter number 3rd of class 9th. So students, we will continue this chapter in the next video. Till that, आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, आपको जो समझ में नहीं आता है आप अपना मशवरा और सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में रख दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम इसी वीडियो के पार्ट नंबर 3rd में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और मुझे अपने इस मेज़बान सज्जाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली।